हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जियोफिजिकल डिजास्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोफिजिकल डिजास्टर्स की बात करते हैं। जियोफिजिकल डिजास्टर्स ऐसे डिजास्टर्स हैं, ऐसे नेचुरल इवेंट्स या एपिसोड्स हैं जो कि अर्थ के क्रेस्ट की मूवमेंट की वजह से आते हैं। अर्थ का क्रेस्ट जो है वो दो तीन तरह की मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है आपकी, यहाँ पे प्लेट नंबर 1, और ये आपकी दूसरी प्लेट है यहाँ पे प्लेट नंबर 2। तो ये दोनों प्लेट्स, क्योंकि अर्थ का क्रेस्ट जो है बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स का बना हुआ है, अमूमन जो है हम कहते हैं अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 मेजर प्लेट्स का बना हुआ है। तो एक सिचुएशन ये है, एक सर्कमस्टेंस ये है कि ये दोनों प्लेट्स आपस में जो है एक दूसरे की ओर मुंह कर जाती हैं। ये प्लेट इस वाली प्लेट की तरफ मुंह करेगी और ये प्लेट इस वाले प्लेट की तरफ मुंह करेगी। तो ये एक क्रस्टल इंटरेक्शन है। दूसरे क्रस्टल इंटरेक्शन में इस वाले का डायरेक्शन अपोजिट होगा और इस वाले का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा। तो दो तरह की मूवमेंट हो गई। अब तीसरा जो है क्रस्टल इंटरेक्शन ऐसा है कि एक प्लेट के जो है एक प्लेट के साइड से निकल जाएगी दूसरी प्लेट, मतलब इंटरेक्ट करके। अगर मान लो ये प्लेट 1 है फर्स्ट वाली, और ये सेकंड नीचे वाली जो है प्लेट नंबर 2 है, तो ये दोनों जो है मतलब एक दूसरे से जो है स्लाइड पास करती हैं। तो यही 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो प्लेट्स मूवमेंट होती हैं। और इन्हीं प्लेट की मूवमेंट से, इन्हीं प्लेट के इंटरेक्शन से जो नेचुरल इवेंट्स वजूद में आते हैं उनको हम कहते हैं जियोफिजिकल डिजास्टर्स। तो उनमें से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक, सेकंड नंबर पे वॉल्केनिक इरप्शंस या वॉल्केनोज, थर्ड पे लैंड स्लाइड्स, और नंबर 4 पे सुनामीज। तो ये चारों एग्जाम्पल जो हैं ये जियोफिजिकल डिजास्टर्स कहलाती हैं। और ये ऐसे इवेंट है, बहुत डिवास्टेटिंग इवेंट होते हैं। मतलब इंसानों की ज़िंदगी पर जो है काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट होता है इनका। नॉट ओनली ऑन दैट, इंसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है असर कर जाती हैं ये चीज़ें। उसके अलावा उनके एनवायरनमेंट पर भी जो है काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इनका। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं ऑन द ऑकरेंस या ऑन द सीवियरिटी ऑफ दिस जियोफिजिकल डिजास्टर्स। जियोफिजिकल डिजास्टर्स कितना सीवियर होगा या कितने जो है कैसी इनकी ऑकरेंस होगी, कहाँ कहाँ पे आकर करेंगे, ये जो है ये दो तीन चीज़ों पे जो है डिपेंड करती हैं। कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी को अगर हम देखें, उसके रिलेटेड दो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, इस जियोलॉजिकल एक्टिविटी का, इसकी लोकेशन का क्या है, कहाँ पे ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है पैदा हुई या आई या वजूद में आई। जैसे क्या ये दोनों प्लेट्स की मार्जिन पे हुई, अगर ये एक प्लेट है, ये इसका मार्जिन है, ये इस वाली प्लेट का मार्जिन है, क्या ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी एक दोनों प्लेट की मार्जिन पे जो है प्रोड्यूस हुई या टेक प्लेस किया इसने, वहाँ पे ऑरिजिनेट हुई। और जब ये आई तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, इस चीज़ पे डिपेंड करता है जियोफिजिकल डिजास्टर। और इसके आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब नंबर ऑफ मोमेंट्स या नंबर ऑफ डिस्टर्बेंसेस पर यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ आने के बाद इसका ड्यूरेशन क्या था, कितने देर तक रही है जियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है जियोफिजिकल डिजास्टर। एज वेल एज इसके अलावा कि एक जगह जहाँ पे ये आता है वो कितना वल्नरेबल है और वहाँ के लोगों की प्रेपरेडनेस क्या है उस डिजास्टर को लेके, क्या वो तैयार है या नहीं है, या उनको उस डिजास्टर से मुतलिक कोई नॉलेज है भी या नहीं, कैसे बचना है, कैसे क्या कुछ करना है। इन सभी चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करता है एक जियोफिजिकल डिजास्टर, इसकी सीवियरिटी और इसकी ऑकरेंस। तो चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ब्रॉडली हम जियोफिजिकल डिजास्टर्स को 4 डिवीजन इसके करते हैं, 4 चीज़ों में इसको जो है या 4 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है टेक्टोनिक डिजास्टर, नंबर 1। नंबर 2 है वॉल्केनिक डिजास्टर, और नंबर 3 है मैस मूवमेंट डिजास्टर, एंड नंबर 4 है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। सो फार एज टेक्टोनिक डिजास्टर इज कंसर्न्ड, ये ऐसा डिजास्टर है, ऐसा जियोफिजिकल डिजास्टर है जो कि अर्थ के क्रस्ट की डिफॉर्मेशन के साथ या इसके रैप्चर या ब्रेकडाउन होने के साथ इसका ताल्लुक है। मतलब ये टेक्टोनिक डिजास्टर ऐसा डिजास्टर है जब अर्थ का क्रस्ट डिफॉर्म हो जाता है तो तब ये प्रोड्यूस होता है। कैसे? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, की टेक्टोनिक प्लेट इनका मूवमेंट होता है, चाहे चाहे इनका कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट हो या चाहे डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट हो या चाहे कंजर्वेटिव मूवमेंट हो। इसकी वजह से जो डिजास्टर आते हैं उनको टेक्टोनिक डिजास्टर्स कहते हैं।
तो इसकी कॉमन एग्जांपल है अर्थक्वेक और सुनामी। ये दो एग्जांपल है इसकी। जहां तक अर्थक्वेक का ताल्लुक है उसको हम कैसे समझेंगे। अर्थक्वेक एक अचानक से जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है अर्थ के मैंटल से लेकर के अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचने के बाद अर्थ का क्रस्ट फटता है, फिर ये सारी की सारी एनर्जी एकदम से अचानक सडनली जो है सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर आ जाती है और वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और ग्राउंड को शेक करती हैं। तो इससे बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं या रोड खराब तबाह हो जाते हैं और ब्रिज गिर जाते हैं या टूट के नीचे आ जाते हैं या बाकी जो भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है बिगड़ जाते हैं। तो इससे जो है हमने यहाँ पे लिखा है एज वेल एज ट्रिगर लैंडस्लाइड्स, ये लैंडस्लाइड को भी ट्रिगर करती है। एवलांच एंड फायर्स, इससे एवलांच भी आते हैं, सुनो एवलांच, और आग भी लग जाती है कहीं कहीं पे। अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं। अगर सुनामी को देखा जाए, सुनामी असल में अर्थक्वेक वेव्स ही होता है, लेकिन ये वाटर सरफेस पे, ओशंस हो चाहे सीज हो या चाहे कोई और वाटर बॉडी हो, उसमें जब अर्थक्वेक आता है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। असल में जापानीज टर्मिनोलॉजी से आया है सुनामी। तो ये सुनामी जो है काफ़ी इनकी काफ़ी जो है स्पीड होती है और काफ़ी दूर तक चली जाती हैं ये वेव्स प्रोड्यूस होकर के, और आखिर में कोस्टल एरियाज़ को जो है हिट कर जाती हैं एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स से। तो कोस्टल एरियाज़ के लोग जो होते हैं उनके लिए नुकसान काफ़ी उठाना पड़ता है उन्हें, चाहे प्रॉपर्टी का नुकसान उठाना पड़े या चाहे मैन या इंसानों की जो है जानों का उनको नुकसान उठाना पड़े। तो नंबर दूसरे पे हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्केनिक डिजास्टर। ये ऐसे डिजास्टर है जिनका ताल्लुक किसके साथ है, एक वॉल्केनिक मैटर यानी कि मैग्मा की इरप्शन के साथ। और मैग्मा जब निकलता है ज़मीन के अंदर से वो काफ़ी गर्म होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रेशर भी होता है मेंटल के अपर एरिया में, जहाँ पे मैग्मा चैम्बर हम कहते हैं होता है। तो वो जब निकल के ऊपर आ जाता है क्रस्ट को ब्रेक करके, उसके साथ साथ कुछ गैसेस भी होती हैं, और जितनी ज़्यादा गैसेस होती हैं उतना ज़्यादा ये वॉल्केनिक इरप्शन जो है बिल्कुल नॉइज़ के साथ, हिसिंग साउंड के साथ बाहर आ जाता है। तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है ये भी, और क्योंकि इसके साथ जो है काफ़ी गर्म जो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है इसके साथ, तो वो जहाँ जहाँ भी जो है मतलब पड़ता है गिरता है तो वहाँ पे परेशानी करता है। और इसकी कॉमन एग्जांपल है वॉल्केनिक डिजास्टर की, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनोज और दूसरा लाहार्स। वॉल्केनिक इरप्शन से जो है वॉल्केनिक इरप्शंस कैन प्रोड्यूस, वो लावा फ्लोज प्रोड्यूस करते हैं। लावा बहुत ही गर्म होता है और मोल्टन होता है और ऐश के क्लाउड्स भी पैदा करता है या पायरोक्लास्टिक मटेरियल पैदा करता है या वॉल्केनिक बॉम्ब्स जिनका डायमीटर कम से कम 256 मिलीमीटर तक होता है, और जो कि वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी तबाह करते हैं और इंसानों की जानो माल के साथ उनकी सेटलमेंट्स, उनके घर, उनको भी परेशान मतलब तबाह कर देते हैं। और अब जब ये वॉल्केनिक मैटर जब एक वॉल्केनिक क्रेटर में आ जाता है तो वॉल्केनिक क्रेटर और मड फ्लोज एक साथ जब इस क्रेटर के साथ जो है मतलब नीचे आ जाते हैं तो उनको हम लाहार्स कहते हैं। लिखा भी है लाहार्स आर मड फ्लोज दैट आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल एंड वाटर। तो ये भी फ्लो कर जाते हैं बहुत रैपिडली, इनका डाउन स्लोप मूवमेंट होता है और जो भी कोई चीज़ इनके रास्ते में आती है उसको ये बरी कर देते हैं, बिल्कुल धसा देते हैं उसे और उसको जो है एकदम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो तीसरा हो गया आपकी टाइप का क्लासिफिकेशन में मैस मूवमेंट डिजास्टर्स। ये ऐसे डिजास्टर होते हैं जिनका ताल्लुक डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल, रॉक और डेब्रिस के साथ होता है। जब भी आपका सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी मकदार में, अच्छी खासी अमाउंट में, या रॉक या डेब्रिस बिल्कुल नीचे आ जाए, खास तौर से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उन पे असर कर जाती है, उनको नीचे की ओर खींचती है अपना जो है अपना फोर्स लगा के, तो इन चीज़ों को हम कहेंगे इस डिजास्टर को हम कहेंगे मैस मूवमेंट डिजास्टर। इसकी कॉमन एग्जांपल है लैंडस्लाइड और एवलांच। लैंडस्लाइड में असल में ज़मीन जो है स्लाइड हो जाती है या फॉल डाउन हो जाती है, नीचे आ जाती है, या चाहे अर्थ हो मतलब सॉइल हो या चाहे रॉक हो, एक स्टीप स्लोप भी होना ज़रूरी है या कोई क्लिफ भी हो। तो उससे जब नीचे टूट करके कोई रॉक आ जाती है या कोई सॉइल एक अच्छी खासी अमाउंट में नीचे आ जाता है, उसको हम लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। तो ये कैसे ट्रिगर होती है, इसके ट्रिगर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं दोनों, मतलब इसके आने के लिए नेचुरल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है और मैन मेड या ह्यूमन एक्टिविटीज भी रेस्पॉन्सिबल है। नेचुरल फैक्टर्स की जहाँ तक बात है, रेनफॉल, इरोजन और अर्थक्वेक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात है तो उसमें डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह दूसरा टाइप इसका एवलांच है। एवलांच भी इसी तरह रैपिड मूवमेंट या मास मूवमेंट है, स्नो का है, लेकिन वो मास ऑफ डेब्रिस या इसका जो है रॉक का, सॉइल का नहीं है, बल्कि स्नो का है। देखिए इस स्लाइड में हमने दिखाना भी चाहा है, तो जब स्नो या आइस का मूवमेंट हो डाउन स्लोप रैपिडली तो वो एवलांच लाता है, और वो भी
जो है स्नो एक्यूमुलेशन यानी कि जो नेचुरल फैक्टर है उससे आ जाता है, या टेम्परेचर चेंज या विंड की वजह से आता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज अगर देखा जाए तो स्काइंग की वजह से, जब हम स्काइंग करते हैं उससे काफ़ी सारा स्नो एक्यूमुलेट होकर के नीचे आ जाता है और ये एवलांच हमारे पास जो है देखने को मिलता है हमें। और लास्ट में नंबर 4 पे हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। ये ऐसे डिजास्टर है जिनका ताल्लुक है पानी की आकरण से और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन से। कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ पे पानी होता है या फ्लैट या प्लेन एरिया होता है वहाँ पे फ्लड्स आते हैं। तो इसकी दो एग्जांपल है, फ्लडिंग और सबसिडेंस। और फ्लडिंग हम देखते हैं वो रेनफॉल से आता है, जब हेवी रेनफॉल होती है और जब काफ़ी सिल्टेशन होता है रिवर कोर्स में, या स्नो मेल्ट वाटर हो जाता है, या स्टॉर्म आ जाता है कहीं कहीं पे, या इंसानी एक्टिविटीज़ को अगर देखा जाए, डैम में वाटर हमने जमा करके रखा है, वो डैम का फेलियर हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया, या लैंड यूज चेंज से भी आता है। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट पे सबसिडेंस। सबसिडेंस मतलब ज़मीन का धंस जाना, कहीं पे ज़मीन अगर सिंक कर जाए, जब ज़मीन के अंदर जो पोर स्पेस होती है उनमें वाटर होता है, जब वो वाटर खत्म हो जाता है हम उसको जो चूसते हैं वहां से सक करते हैं, तो वो पोर स्पेस अंदर से हॉलो हो जाती हैं रॉक की, तो हमें पता भी नहीं चलता है और ज़मीन जो है धंस जाती है नीचे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं राइट साइड में ये फ्लडिंग है और ये जो है एक सिंक होल बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक डिजास्टर आता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए जियो फिजिकल डिजास्टर। हमें मालूम है हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे जियो फिजिकल डिजास्टर के आने का जो है कोई खदशा है, कोई संभावना है। मान लो उस एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में, जहाँ पे फ्लडिंग भी होनी है या सुनामी भी आ सकती है, या किसी ऐसे एरिया में जैसे जम्मू कश्मीर की बात है, हम जो है सिस्मिकली मतलब हाई जोन में रहते हैं। तो हमें जो है कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस जियो फिजिकल डिजास्टर से निपटने के लिए। कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें एक प्लान जो है रेडीमेड तैयार करके रखना चाहिए, एक चेकलिस्ट की तरह, कि हमारी जो इमरजेंसी जब भी कोई ऐसी स्ट्राइक कर जाए तो हमारी फैमिली और हमारा हाउस होल्ड कैसे बच जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है उस चेकलिस्ट में। सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कि अगर कोई मसला हुआ ऐसा, कोई डिजास्टर आया ऐसा, तो मीटिंग प्लेस हमारी क्या होनी चाहिए। अगर हम घर में हैं, ऑफिस में है, तो हमारा इवैक्यूएशन रूट क्या होनी चाहिए, समझ। तो उसके बाद जो है हमारी खास ज़रूरियात क्या है, तो इस बारे में हमें डिस्कस भी करना चाहिए और एक चेकलिस्ट भी बनानी चाहिए। नंबर दूसरे पे आता है ऑर्गेनाइजिंग सप्लाईज। तो हमारे पास एक डिजास्टर किट होना चाहिए, जिस तरह एक फर्स्ट एड किट होता है इसी तरह एक डिजास्टर किट भी होना चाहिए हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में जहाँ पे हम काम करते हैं। तो उसमें जो है कुछ खास चीज़ें हमें रखना ज़रूरी है, जैसे वाटर बोतल, फूड कुछ रखना ज़रूरी होता है, ड्राई फ्रूट या जो भी है कुछ ड्राई फूड, फ्लैश लाइट, रेडियो की बैटरीज, या फर्स्ट एड किट, या मेडिकेशन, कोई वॉमिटिंग का, कोई सर दर्द की गोली, कोई जुलाब हुआ किसी को, जो है जुकाम हो, उस चीज़ का। और उसके अलावा कुछ कैश डॉक्यूमेंट या कुछ सैनिटेशन आइटम रखना ज़रूरी है उस जो है जो हम किट बनाएंगे उसमें। थर्ड पे है मिनिमाइजिंग रिस्क। तो यहाँ पे लिखा है यू शुड टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स फ्रॉम डैमेज। जब एक डैमेज होता है, उस डैमेज से बचने के लिए, निपटने के बाद उससे बचने के लिए, या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कम करने के लिए, इस जियो फिजिकल डिजास्टर से जो है बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ मेजर्स हमें इकदाम उठा लेने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखा भी है यू शुड आइडेंटिफाई एंड फिक्स एनी पोटेंशियल हजार्ड्स इन योर फैमिली। हमें देखना चाहिए हमारे घर में कोई आइटम, कोई लूज खुला तो नहीं छोड़ा है हमने। अगर कोई आइटम हमने लूज खुला छोड़ा है, या कोई ऑब्जेक्ट है, या फर्नीचर है, या अप्लायंस है, या हमारी दीवारें जो है घरों की वो मजबूत नहीं है, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उनको सही कराना चाहिए। हो सकता है उससे जो है हमारे डिजास्टर से निपटने की क्षमता भी बढ़ जाए और लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी भी कम हो जाए। नंबर 4 है स्टे इन्फॉर्म्ड। जब एक डिजास्टर आता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे रेडियो के जरिए, चाहे टीवी के जरिए, फोन या इंटरनेट के जरिए, किसी भी माध्यम के जरिए हमें इन्फॉर्म रहना है गवर्नमेंट के क्या आदेश हैं, क्या डायरेक्शन है गवर्नमेंट के, वो फॉलो करने के लिए। इससे हमारी जानें बच सकती हैं। अब सवाल है व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए जियो फिजिकल डिजास्टर। जब एक जियो फिजिकल डिजास्टर स्ट्राइक कर जाता है तो हमें क्या कर लेना चाहिए। ये देखिए मैंने चारों फिगर्स, इसमें 4 केस लिए हैं, 4 फिगर्स बनाई है कि जब हम इंडोर हो सकते हैं, इंडोर रहेंगे या इंडोर होंगे तो उस टाइम क्या कर लेना चाहिए, और यहाँ पे जब हम आउटडोर होंगे तो उस टाइम क्या कर लेना चाहिए। मान लिए नंबर 3 केस है, जब हम कोई व्हीकल मतलब चला रहे होंगे, गाड़ी में होंगे, तो उस टाइम क्या कर लेना चाहिए, और डिजास्टर के बाद क्या कर लेना चाहिए। तो देखिए पहले ये है, अगर हम इंडोर हैं, यहाँ पे एक ये फिगर देख लीजिए आप, अगर हम इंडोर हैं तो हमें, अगर एक ने स्ट्राइक कर दिया, हमें किसी टेबल या किसी जो है शेल्टर के नीचे जाना चाहिए, और विंडोज, पैन से, गिलास से, डोर से दूर रहना चाहिए। और नंबर 2 है, अगर हम आउटडोर हैं, जब हम आउटडोर हैं तो हमें बिल्डिंग से जो कोलैप्स हो सकती हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और किसी हाई ग्राउंड की ओर मूव कर लेना चाहिए। नंबर 3 है, अगर हम किसी व्हीकल में, जो ही हम व्हीकल में हैं तो हमें एकदम से, जब डिजास्टर आ सकता है, डिजास्टर आने की चांसेस है, या हमने देखा डिजास्टर आ गया है, हमें व्हीकल को एकदम साइड में लगा देना चाहिए और किसी सेफ एरिया में बैठ जाना चाहिए व्हीकल के अंदर ही।
तो हमें अवॉइड कर लेनी चाहिए। कोई ब्रिज तो नहीं है, ब्रिज टनल या जो भी कोई मतलब पावर लाइन है तो या ओवरपास है या जो है ब्रिज ओवर मतलब जो भी है मतलब एक रेलवे टनल के ऊपर से या रेलवे लाइन के ऊपर से ब्रिज है तो वो सब अवॉइड कर लेने चाहिए और व्हीकल के अंदर ही बैठ जाना चाहिए। तो उसके अलावा जो है आफ्टर डिजास्टर हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को सबसे पहले देखना है कहीं इंजरी तो नहीं आई है। उसके बाद अगल बगल मतलब जो घर वाले हैं उनको देखना है कोई इंजरी तो नहीं आई है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ लोकल ऑफिशियल्स उनको जो है फॉलो कर लेना चाहिए। अब आखिरी स्लाइड पे आते हैं, हाउ कैन आई हेल्प अदर्स ड्यूरिंग ए जियोफिजिकल डिजास्टर। जब मैंने खुद की मदद की, मैं सही सलामत हूँ, उसके अलावा दूसरों की मदद मैं कैसे कर सकता हूँ डिजास्टर के बाद। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे दीजिए, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या चाहे रेड क्रॉस हो, जो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हो उनको पैसा दे दीजिए ताकि वो मदद कर सके उन लोगों की जो परेशान हुए हैं। नंबर 2, ऑर्गेनाइज ए फंड रेजर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्लास जो है मेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मिलकर जो है कहीं काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, उसमें जो पैसा आएगा वो आप जो है डोनेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है, जब डिजास्टर आया तो आपने देखा कोई रिलेटिव आपका परेशान है या कोई अगल बगल वाला कोई एरिया रीजन है उसमें लोग परेशान हुए हैं तो उनको आपको जो है सप्लाई सेंड कर लेनी चाहिए, चाहे फूड्स की या चाहे मेडिसिन की सप्लाई उनको दे देनी चाहिए, चाहे जैसे भी आप उन तक पहुंचा देनी चाहिए। नंबर 4 है, आपको ब्लड देना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, हाइजीनिक हैं तो आप ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। और नंबर लास्ट है, वॉलंटियर योर टाइम एंड स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप वॉलंटियरली उस चीज़ को जो है देना चाहते हैं तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे रेड क्रॉस है या किसी डॉक्टर्स के ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और आप जो है वॉलंटियरली अपने स्किल और अपने टाइम को दे दीजिए ताकि लोगों को जो है मदद मिल सके इस डिजास्टर में। और थैंक यू वेरी मच।